डेट आज 12 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर है जो हमारे गृह मंत्री, उन्होंने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कहाँ से लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना बॉर्डर है वहाँ से ये लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती हैं? जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके खर्चा करती हैं और दोनों मिलके ही इम्प्लीमेंट करेंगी। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, जिसमें सारा का सारा पैसा जो खर्चा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि दोनों मिलके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और खर्चा उठाएंगे इस स्कीम का। 2022-23 से लेके 2025-26 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को। ये जो प्रोग्राम है, देखो जो चाइना से लगते हुए बॉर्डर हैं जिन भी स्टेट्स में, उन स्टेट्स में ये 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, देखो आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इनका चाइना से बॉर्डर लगता है। इन एरियाज़ में लगभग 46 बॉर्डर ब्लॉक्स हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो भी असेंशियल है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी? देखो यहाँ पे जो भी विलेज हैं, गांव हैं, उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ है पीपल की, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ऐसे बॉर्डर आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहाँ पे अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल की जाएंगी, ताकि वहाँ पे जो नेटिव पीपल है ना, जो मूल निवासी हैं, वो देखो अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, मान लो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, या वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, या वहाँ पे कॉलेज नहीं है, तो लोग वहाँ पे क्यों रहेंगे? वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। तो यहाँ पे फैसिलिटी सारी डेवलप की जाए ताकि जो आउट माइग्रेशन होती है यहाँ से, ये रोकी जाए, ताकि यहाँ पे लोग वापस आ जाएं अगर यहाँ पे फैसिलिटी होगी। और यहाँ पे सिक्योरिटी पे भी प्रोवाइड की जाए, बॉर्डर पे सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। तो इसमें फोकस एरिया होगा रोड कनेक्टिविटी। जो मेन एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, या जैसे अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है या वहाँ पे मेन सिटी है, उनसे इन विलेजेस को कनेक्ट किया जाए, रोड कनेक्टिविटी बनाई जाए। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी डेवलप की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लाई जाएगी सोलर या विंड एनर्जी के जरिए। मोबाइल या इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे की जाएगी। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए जाएंगे। वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे इन एरियाज़ को डेवलप किया जाएगा जो बॉर्डर एरियाज़ हैं। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान है, ये देखो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर करेगा किस विलेज में किस तरह की फैसिलिटी बनानी है और क्या टाइम पीरियड है, ये कौन तय करेगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो तय करेगा ग्राम पंचायत के साथ मिलके। और इसमें देखो सेंट्रल और स्टेट की जितनी भी स्कीम हैं वो सब इसमें इंक्लूड कर ली जाएंगी, जो भी विलेज एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही हैं। और फिर इन एरियाज़ को डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे फैसिलिटी बनाई जाएंगी। और जो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ये देखो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से बिल्कुल अलग है, इससे ओवरलैप नहीं करता है। ये भी देखो गवर्नमेंट ने चला रखा है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें देखो बॉर्डर एरियाज है, जो चाइना या पाकिस्तान से जो भी बॉर्डर लगता है, उन एरियाज़ को इसमें डेवलप करना होता है इस प्रोग्राम के अंदर। तो इससे बिल्कुल अलग है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एक इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, मतलब इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, अभी अमेरिका की सिटीजनशिप है। इनका नाम है CR राव। इनको ये अवार्ड दिया गया 2023 का, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। तो आपको ये याद रखना है ये प्राइज किसको दिया गया 2023 में? CR राव को। और जो ये प्राइज़ है हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। जो भी कोई स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में अच्छा काम करता है उसको दिया जाता है। कौन देता है? 5 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स के लिए काम करती हैं। इन 5 के नाम ही आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन होती तो आप याद कर लेते। 5 का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता है। जो ये प्राइज़ है, देखो इंडिविजुअल या कोई टीम ने अगर स्टैटिस्टिक फील्ड में कोई अचीवमेंट हासिल किया है उसको पहचान देता है ये प्राइज़, जो ये पुरस्कार दिया जाता है। और एक तरह से नोबेल प्राइज़ की तरह होता है स्टैटिस्टिक्स में।
नोबेल प्राइज़ आपको पता है सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 6 फील्ड में ही दिया जाता है ये। या फिर एबल प्राइज़ है, फील्ड मेडल है, ट्यूरिंग अवार्ड है, इनकी तरह ही ये स्टैटिस्टिक्स का अवार्ड है और ये स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में दिया जाता है, लेकिन इसे मैथ का नोबेल भी कहा जाता है इस अवार्ड को। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है MEE रेटिंग। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और GS पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेनली GS पेपर 3 मेंस में। देखो जो MEE है इसका मतलब है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। जितने भी हमारे इंडिया में टाइगर रिजर्व हैं, देखो एक जंगल है यहाँ पे टाइगर रहते हैं, इसको डिक्लेयर कर दिया टाइगर रिजर्व। आप सबको पता है कौन डिक्लेयर करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये डिक्लेयर करती है। इसके बारे में देखो पढ़ेंगे हम, चलो अभी पढ़ लेते हैं इस अथॉरिटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टाइगर को कंजर्व करने के लिए बनाई गई थी 2005 में। और देखो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, एक प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए चलाया गया था, हमारे इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए और इंक्रीज करने के लिए 1973 में चलाया गया था। 2023 में इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। और इसको लागू कौन करती है, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो 2005 में बनाई गई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है हमारे इंडिया में 1972 का, इसमें ही अमेंडमेंट करके इसको बनाया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को 2005 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो इन्वायरमेंट के मिनिस्टर होते हैं, पर्यावरण मंत्रालय या पर्यावरण मंत्री सेंट्रल लेवल पे, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के। तो आपको इसके बारे में ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये देखो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये टाइगर के कंजर्वेशन के लिए काम करती है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। इसकी 5th साइकिल की गई है। जितने भी टाइगर रिजर्व है ना, उसमें ये देखा जाता है कि किसने अपने टाइगर रिजर्व में, जो वहाँ पे प्रशासन है, उसने कितना इफेक्टिवनेस किया है, मतलब मैनेज कैसे किया है पिछले साल में, उसने कैसे मैनेज किया है ताकि टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके, बचा के रखा जा सके और इंक्रीज किया जा सके। तो इसकी इफेक्टिवनेस देखी जाती है कि कितने प्रभावशाली तरीके से मैनेज किया है, प्रबंधन किया है इस टाइगर रिजर्व का। तो इसका मूल्यांकन किया जाता है, एवोल्यूशन किया जाता है और इसके आधार पर रेटिंग दी जाती है। अभी देखो जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हमारे इंडिया में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ा क्रिटिकल हैबिटेट टाइगर रिजर्व कौन सा है, या टाइगर के लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल हैबिटेट कौन सा है। तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है। तो इसने देखो इसका पहले स्टेटस था गुड इस MEE रेटिंग में, अब गुड से इसका वेरी गुड हो गया स्टेटस, यानी कि इसने आज बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के प्रशासन ने मैनेज किया है इसको टाइगर रिजर्व को। तो इसकी लोकेशन जान लेते हैं इस टाइगर रिजर्व की, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की। ये देखो आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट है, जो ईस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ बोलते हैं हिंदी में, वहाँ का एक ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है नल्ला मल्ला हिल रेंज, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, यहाँ पे ये बना हुआ है। और देखो ये कई डिस्ट्रिक्ट में आता है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, प्रकाशम, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में, इन एरियाज़ में ये फैला हुआ है। ये टाइगर रिजर्व 1983 में डिक्लेयर किया गया था और इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हमारी कंट्री में। लगभग 5,937 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका और कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो करती है, कृष्णा नदी। इसमें अगर फ्लोरा की बात करें, मतलब प्लांट और ट्री, यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, मतलब यहाँ पे शुष्क पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं। पर्णपाती जंगल या डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जिनके पत्ते, जिन पेड़ों, मतलब जिन जंगल में जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के पत्ते एक पर्टिकुलर सीजन में झड़ते हैं और फिर दोबारा आते हैं, उन्हें बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पे ग्रास, बम्बू भी पाए जाते हैं, घास के मैदान और बम्बू, बांस पाए जाते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी पाए जाते हैं। अगर फोना की बात करें, यहाँ पे एनिमल्स वगैरह कौन से पाए जाते हैं, इसमें देखो टाइगर पाए जाते हैं, लियोपार्ड, वॉल्फ, वाइल्ड डॉग, जैकॉल और सांबर, ये हिरन की प्रजाति हैं। सांबर, चीतल, चौसिंगा मतलब 4 सिंग का हिरन होता है ये, चिंकारा, माउस डियर, ये सब हिरन की प्रजाति हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जान लेते हैं MEE रेटिंग के बारे में डिटेल में कि कौन इसे देता है। देखो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
ये हमारे इंडिया का इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग MEE जो है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, ये देखो कोई भी मैनेजर है जो उस टाइगर रिजर्व का या किसी प्रोटेक्टेड एरियाज़ का जो संरक्षित क्षेत्र है, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चाहे टाइगर रिजर्व है, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व है, कोई सा भी प्रोटेक्टेड एरिया हो सकता है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया है इसका असेसमेंट किया जाता है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। कौन करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये देखा जाता है किस तरह से उसने अपने गोल को हासिल किया है टाइगर रिजर्व ने या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने, और उसने कितना मैनेज किया है, कितने अच्छे तरीके से। इसकी रेटिंग में 4 कैटेगरी हैं। एक है पुअर, मतलब सबसे खराब जिसकी रेटिंग आती है, फिर है फेयर, थोड़ी अच्छी, गुड उससे अच्छी, फिर वेरी गुड सबसे अच्छी। जो इसमें क्राइटेरिया या इंडिकेटर हैं असेसमेंट करने के, वो देखो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं IUCN से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है जो, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सब पार्टिसिपेट करती हैं, इंटरनेशनली नेचर को कंजर्व करने के लिए काम करती है। तो इसका एक असेसमेंट फॉर्मूला है जिसका नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज फ्रेमवर्क फॉर ऑफ MEE। इससे ही प्रभावित होकर या इसको ही अडॉप्ट किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो इंडिया में MEE की रेटिंग निकालती है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन की रेटिंग जो निकालती है। गवर्नमेंट देखो टाइगर रिजर्व को असेस करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए 2006 से MEE रेटिंग कर रही है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में अभी टोटल देखो 54 टाइगर रिजर्व है, इसमें से 51 टाइगर रिजर्व को कवर किया जाता है, उनकी रेटिंग की जाती है। इस 5th साइकिल में 51 टाइगर रिजर्व को किया गया, क्योंकि देखो लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व है अभी कुछ दिन पहले ही नोटिफाई किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। आप सबको पता ही होगा, लेटेस्ट गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, ये छत्तीसगढ़ में। एक रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में नोटिफाई कर दिया, तो ये लेटेस्ट अभी डिक्लेयर किए गए हैं। परियार टाइगर रिजर्व है जो केरल में, इसने टॉप रैंक हासिल किया है इस 5th साइकिल में। जो ये रेटिंग जारी की है उसमें सबसे टॉप पे कौन आया है? परियार टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे? केरल में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए भी। देखो इंडिया 4th हाईएस्ट डोनर है, मतलब सबसे बड़े जितने भी दानी हैं उनमें से 4था है इंडिया, जो इस फंड में दान करता है, मनी प्रोवाइड करता है इस यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड को। क्या काम होता है इस फंड में? देखो जैसा इसके नाम में है, संयुक्त राष्ट्र है लोकतंत्र फंड, तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। मतलब यानी कि किसी कंट्री में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी है या कोई NGO है जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए काम करती हैं, तो उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है ये फंड, यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड। इसमें देखो ऐसे कम से कम 68 प्रोजेक्ट हैं वर्ल्ड वाइड जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से लिंक हैं, जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। ये किसने बनाया था ये फंड? ये फंड देखो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे पहले, कोफी अन्नान 2005 में। तो कोफी अन्नान ने बनाया था इस फंड को। कोफी अन्नान ने इसका बनाया था एज ए यूनाइटेड नेशन जनरल ट्रस्ट फंड। तो ये फंड क्या काम करता है? पूरे वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटाइजेशन को सपोर्ट करता है, तो इसलिए इस फंड को यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड भी बोलते हैं। ये सिविल सोसाइटी को प्रमोट करता है, ह्यूमन राइट है जो मानव अधिकार उसको प्रमोट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सारे ग्रुप या लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, इसको इंक्रीज करता है ये फंड। इंडिया भी देखो इसका फाउंडिंग मेंबर है, इस फंड का इंडिया भी मेंबर है और इसमें दान भी करता है। और इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? देखो सारी की सारी जो इसमें मनी आती है फंडिंग, वो वॉलंटरी बेसिस पे आती है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से दान कर सकता है, वरना ऐसा कोई इसमें बजट इसका नहीं जारी किया जाता यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसमें एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, ये सेक्रेटरी जनरल हैं जो यूनाइटेड नेशन के, वो कंस्टिट्यूट करते हैं, वो बनाते हैं एडवाइजरी बोर्ड को। और इसमें मेंबर कौन होते हैं? इसमें देखो एक तो वो मेंबर होता है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है और इस फंड में सबसे ज़्यादा उसने दान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसको इसमें मेंबर बना दिया जाता है। पिछले 3 साल की एवरेज देखी जाती है कि पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इस फंड में किसने दिया है, उसको मेंबर बना देते हैं इस एडवाइजरी बोर्ड का। जो इस फंड का एडवाइजरी बोर्ड है, एडवाइस देता है इस फंड के लिए कि कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे किस तरह से मैनेज करना है। और देखो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनको इसका मेंबर बना दिया जाता है।
और कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो पर्सनल कैपेसिटी में जो सर्व करते हैं डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, उनको भी इसका मेंबर बना दिया जाता है इस फंड का। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। ये देखो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको एसए में भी एग्जाम्पल की तरह यूज किया जा सकता है, एथिक्स में यूज किया जा सकता है, और देखो जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या है ये लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज और किसने शुरू किया है? ये देखो एक प्रोजेक्ट है, लॉन्च किसने किया है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसने लॉन्च किया है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? काउंसिल है, जो परिषद है, इंटरनेशनल बोल दिया शायद मैंने, इंटरनेशनल नहीं है, इंडियन है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। क्या है ये काउंसिल, कब बनाई गई थी? ये देखो 1950 में बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मौलाना आज़ाद हुए थे, आप सबको पता ही होगा, मौलाना आज़ाद, उन्होंने बनाई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? देखो इसके नाम में तो आ रहा है कल्चरल रिलेशन, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम नहीं करती है, संस्कृति मंत्रालय के अंडर काम नहीं करती है। फिर कौन से मंत्रालय के अंडर काम करती है? ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय जो होता है हमारा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। ये 2005 में 1950 में बनाया था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और ये क्या काम करती है? ये देखो हमारे इंडिया की कल्चर को और दूसरी कंट्री की कल्चर से जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे की कल्चर एक्सचेंज हो, ताकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े, आपस में हारमनी बढ़े, मधुर संबंध बढ़े एक दूसरी कंट्री का। तो ये काम करती है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इसने जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया अभी, लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, ये इसलिए लॉन्च किया है, ये देखो हमारे इंडिया में कुछ एक्सपर्ट को ये ट्रेनिंग देगी लैंग्वेज की, 10 लैंग्वेज की। 10 लैंग्वेज देखो डिफरेंट कंट्रीज़ में बोली जाती हैं, जैसे कज़ैक बोली जाती है कजाकिस्तान में, उज्बेक लैंग्वेज भाषा बोली जाती है उज्बेकिस्तान में, बर्मीज बोली जाती है म्यांमार में, सिन्हालीज बोली जाती है श्रीलंका में। तो ये लैंग्वेज हमारे इंडिया के लोगों को सिखाई जाएगी, कुछ एक्सपर्ट को। और ये क्यों सिखाई जाएगी? फिर देखो ये क्या है, ये इन कंट्रीज़ में जाएंगे, इन लोगों से कांटेक्ट करेंगे, तो इनकी कल्चर है ना जो, इसको आसानी से समझ सकेंगे। जैसे म्यांमार की कल्चर को, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, इनकी कल्चर को समझ सकेंगे। देखो सबसे पहला किसी के बीच में संबंध बनाने के लिए भाषा आनी जरूरी होती है। जब तक आपको उसकी भाषा नहीं आएगी, उससे कांटेक्ट कैसे कर पाओगे आप? दो पीपल में कांटेक्ट कैसे होता है? भाषा के आधार पे, चाहे वो सांकेतिक हो सकती है इशारों से, या फिर मौखिक हो सकती है बोल के। तो ये जो लैंग्वेज एक तरह से कम्युनिकेशन जो गैप है उसको फिल करता है। तो लैंग्वेज के जरिए ये कांटेक्ट बनाया जाएगा और कल्चर एक्सचेंज की जाएगी। तो इसका सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होगा? इंपॉर्टेंस यही होगा, देखो जो इंडिया का इंटरेस्ट है दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर में, इकोनॉमी में, उनसे रिलेशन बनाना चाहती है, ट्रेड प्रमोट करना चाहती है, या इंडिया के पहले हिस्टोरिकल संबंध रहे से किसी कंट्री से आज़ादी से पहले, तो उनमें दोबारा से कल्चरल ये कॉन्टैक्ट बनाना चाहती है और इकोनॉमिक ट्रेड भी प्रमोट करना चाहती है। लैंग्वेज के आधार पर पहले कल्चरल रिलेशन सेटअप किए जाएंगे, एक दूसरी कंट्री की कल्चर को, संस्कृति को समझा जाएगा, और आपस में जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, उनकी जो संबंध है, टीज है, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, एक तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। तो यही है इसका मकसद। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग डेफिनेशन ऑफ रूरल अर्बन एरियाज इन इंडिया। देखो रूरल अर्बन एरिया क्या होते हैं? अर्बन आपको पता है शहरी क्षेत्र को बोलते हैं इंग्लिश में, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र। तो जैसे मान लो ये सिटी है, अर्बन एरिया हो गया, सिटी है, शहर है। अब इसके आसपास क्या है? गांव भी होंगे। मान लो ये विलेज 1, ये विलेज 2, ये विलेज 3, ये रूरल एरियाज हैं, ये विलेज 4। इसके आसपास, सिटी के आसपास, सबके पास आसपास गांव होते हैं। मान लो इससे 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गांव होते हैं हर सिटी के चारों ओर। ये विलेज 5। अब इनके बीच में जो एरिया होता है, इनके बीच में देखो विलेज थोड़ा यहाँ से बढ़ गया होता है, और सिटी थोड़ा बढ़ गया होता है, और थोड़ा विलेज बढ़ गया होता है। तो ये जो एरिया बना, इसे देखो कॉर्नर बेसन भी बोलते हैं ज्योग्राफी में, या फिर आप रूरल अर्बन डिवाइड बोल सकते हो, या रूरल अर्बन एरिया बोल सकते हो। तो जो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा, अभी कुछ और है, और इसको चेंज करने का प्रपोजल रखा है। किसने रखा है? ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर को आर्थिक जो संबंध होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन पे एडवाइस करती है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो इसने अभी सलाह दी है कि जो
रूरल अर्बन एरियाज की परिभाषा है, डेफिनेशन, इसको चेंज किया जाए, बदला जाए। करंट इशू क्या है, देखो करंट जो प्रॉब्लम है या डेफिनेशन है वो ये है कि जो रूरल अर्बन एरिया की जो डेफिनेशन डिफाइन की जाती है वो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन है, प्रशासन के आधार पे, यानी कि इसको गवर्न कौन कर रहा है इस एरिया को, यहाँ पे शासन किसका है, पंचायत का है या सिटी की म्यूनसिपल पार्टी है, मतलब म्यूनसिपल जो गवर्नमेंट है या म्यूनसिपालिटी है उसका यहाँ पे है, या अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं कोई सी भी, तो उनका यहाँ पे गवर्नमेंट है या पंचायत इसको गवर्न करनी है एरिया को, तो कौन कर रही है, इसके आधार पे एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन है। और सेंसस के आधार पे, मतलब जनसंख्या कितनी है इस रूरल अर्बन एरियाज़ की, उसके आधार पे इसको डिफाइन किया जाता है कि ये रूरल अर्बन एरिया है या नहीं है। तो इससे क्या होता है, इसमें देखो मोस्टली ये देखा जाता है इस रूरल अर्बन एरियाज़ को पंचायत गवर्न करती है, जो रूरल एरिया को गांव में जो जिसका गवर्नेंस होती है, गवर्नमेंट होती है, पंचायत की होती है, सरपंच गवर्न करता है। और इस रूरल अर्बन एरियाज़ को भी मोस्टली पंचायत गवर्न करती है, लेकिन पंचायत लेस एफिशिएंट होती है। इतनी देखो पंचायत में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, सरपंच वगैरह पंच वगैरह, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है जितना अर्बन लोकल बॉडीज़ को होती है, उसमें एक्सपर्ट होते हैं मेयर वगैरह या कोई और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, आपके आप आईएएस वगैरह एसडीएम वगैरह ये सब होते हैं। तो जिस तरह से लोकल एरियाज़ को अगर पंचायत गवर्न करेगी उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ उसे करें। तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम जताई गई और इसकी सजेशन दी कि इसकी डेफिनेशन चेंज हो। डेफिनेशन चेंज हो तो किसके आधार पे, टेक्नोलॉजिकल इंडिकेटर के आधार पे, कि नाइट टाइम लाइट इंटेंसिटी कितनी है वहाँ पे, कि नाइट टाइम में लाइट जलती है या नहीं है, ये फैसिलिटी है नहीं है। और एक ट्रिगर मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाए कि रूरल से अर्बन सेटलमेंट जब ऑटोमेटिक ट्रांजिशन हो तो इसका अलाउ किया जाए, और एक थ्रेशोल्ड लिमिट पे जब पहुंच जाए, मतलब रूरल एरियाज से मान लो माइग्रेट करके, ये मान लो जो हमने देखा था एग्जांपल, ये सिटी है, अगर रूरल एरिया से माइग्रेट करके कुछ यहाँ पे आ गए, और एक थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए कि इतने लोग यहाँ पे आ गए रूरल एरियाज से, और अर्बन एरियाज से भी मान लो कुछ लोग यहाँ पे आ गए, तो कुछ लिमिट होनी चाहिए कि इतने लिमिट के बाद इस एरिया को रूरल अर्बन एरिया बोला जाएगा। तो ये लिमिट होनी चाहिए, इस तरह की डेफिनेशन होनी चाहिए, ये कहा है। और गवर्नमेंट को देखो जो क्राइटेरिया है, कुछ स्कीम है जो रूरल अर्बन डिवाइड पे बेस्ड है, इनको भी रिविजिट करने की ज़रूरत है ताकि इस एरिया का डेवलपमेंट किया जा सके। जो करंट डेफिनेशन है 2017 में ये अपनाई गई थी, इसमें यह है कि कोई भी सेटलमेंट जो अर्बन नहीं समझा जाता है, मतलब जो शहरी क्षेत्र नहीं समझा जाता है, वो रूरल एरिया समझा जाएगा, मतलब ग्रामीण क्षेत्र समझा जाएगा। और अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, दो तरह के होते हैं अर्बन सेटलमेंट। एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बन सेटलमेंट, यानी कि अगर किसी एरिया को अर्बन लोकल बॉडी गवर्न कर रही है, अर्बन एरियाज में जो म्यूनसिपालिटी होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, अगर वो उस एरिया को गवर्न करनी है, संचालन करनी है उसका, तो फिर उसको अर्बन एरिया बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बन सेटलमेंट बोलेंगे। एक सेंसस के आधार पे अर्बन सेटलमेंट डिक्लेयर की जाती है कि अगर किसी शहर की जनसंख्या, मतलब शहर नहीं, अभी मान लो किसी एरिया की जनसंख्या 5000 से ज़्यादा हो पॉपुलेशन, और 75% जो इसकी पॉपुलेशन है मेल पॉपुलेशन, मतलब आदमी है जो 75% टोटल इस एरिया में, वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, मतलब कृषि नहीं करते हैं, कुछ और काम करते हैं, और डेंसिटी 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोग या उससे ज़्यादा रहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, जनसंख्या घनत्व। एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर 400 या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं, 5000 पॉपुलेशन है इस एरिया की, 75% से ज़्यादा मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर वर्क में काम करती है, तो फिर उस एरिया को 2011 की सेंसस के हिसाब से अर्बन सेटलमेंट बोल देते हैं, शहर सिटी बोल देते हैं उसे। ये 2011 की सेंसस में दिया गया था एक क्राइटेरिया। तो यही था इसके बारे में, और यही टॉपिक थे। और कुछ ऐसे टॉपिक देखो, कुछ एक टॉपिक इकोनॉमिक का है, कुछ हमने कल भी टॉपिक डिस्कस किए थे इकोनॉमी के, एक टॉपिक और मिला है मुझे जो न्यूज़ में था। ये देखो, एक श्रीमन गाइडलाइंस जारी की थी, श्रीमन गाइडलाइंस 2022 में। ये क्या है और किसने जारी की हैं श्रीमन गाइडलाइंस? ये देखो, श्रीमन का मतलब है साइंटिफिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मेंटेनेंस एंड नेटवर्क गाइडलाइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर काम करता है डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट ने ये रिलीज की थी 2022 में। किस लिए? ताकि देखो जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, छोटे लघु उद्योग जो होते हैं, छोटे लघु मध्यम उद्योग होते हैं, या कोई स्टार्टअप कंपनी होती है, स्टार्टअप कंपनी जो नई नई कंपनी बनी है, देखो 10 साल तक कोई कंपनी है, कोई नई कंपनी बनी है, उसको 10 साल तक स्टार्टअप बोलते हैं, 10 साल तक। लेकिन कंडीशन होती है कि वो किसी कंपनी से स्प्लिट होकर ना बनी हो, मतलब पहले कोई बड़ी कंपनी हो, इससे एक कंपनी अलग होकर बन गई हो, ऐसा ना हो, नई कंपनी बनी हो और उसका जो टर्नओवर है वो भी देखो इसकी भी लिमिट होती है, एक उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो, या 100 करोड़ या 100 करोड़ से कम, तभी उसे स्टार्टअप बोलते हैं, ऐसी कंडीशन होती है। तो स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट हो सके साइंटिफिक लेवल पे, इसके लिए पब्लिक फंडिंग और अवेयरनेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की ये गाइडलाइंस है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने जारी की थी 2022 में। तो श्रीमन क्या है? एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गाइडलाइंस है, बस इतना याद रखना है। कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं जो न्यूज में थे। देखो एक सेवरी फोर्ट न्यूज में था, सेवरी या सेवडी भी हो सकती है इसकी प्रोनाउंसिएशन, सेवरी का किला, फोर्ट मतलब किला, बिल्डिंग बनी हुई है उसे किला बोल देते हैं। सेवरी फोर्ट ये मुंबई में है, मुंबई में, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। सेवरी फोर्ट किसने बनाया था और कब बनाया था ये किला? देखो ब्रिटिशर ने बनाया था, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बनाया था, 1860 में इसको बनाया था। और ये साइट ना इसलिए भी फेस्टिवल है, मतलब ये जो साइट है, जगह है, इसलिए भी फेमस है सेवरी फोर्ट, क्योंकि यहाँ पे हर साल फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है, फ्लेमिंगो का त्यौहार मनाया जाता है इसमें सेवरी फोर्ट में। तो इसके बारे में इतना पता होना चाहिए आपको। एक देखो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं हिंदी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ये सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? यूपी में है, इसकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। ये न्यूज में अभी इसलिए थी क्योंकि पहली बार इसमें ना टाइगर रिकॉर्ड किए गए, इससे पहले इसमें टाइगर नहीं देखे गए थे। अभी जो टाइगर की सेंसस हुई आप सबको पता ही होगा, देखो जो टाइगर की सेंसस है, टाइगर की जो गिनती होती है वो हर 4 साल में होती है। कौन कराता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इसके साथ साथ कौन देता है? स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो साथ देते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। और ये अथॉरिटी क्या, हम देखो स्टार्टिंग में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा नहीं बताऊंगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और एक कंजर्वेशन एनजीओ है, कंजर्वेशन एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी साथ देती है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये भी साथ देता है इसका। ये सब मिलके टाइगर सेंसस ये कराते हैं हर 4 साल में। अब 2023 में कराई गई, ये 2023 का डेटा दिया। इसमें देखो पहले जो कराई गई थी उसमें जो टाइगर थे 2967 थे, 2967। अब कितने हो गए? 3167, यानी कि 200 बढ़ गए पिछली सेंसस से। तो ये जो टाइगर सेंसस करा गई, पहली बार यहाँ पे टाइगर देखे गए सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसलिए न्यूज में रही। तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। एक देखो रिवर न्यूज में, क्योंकि उसको रिवाइव किया गया है अभी अभी, वो एक तरह से उसमें पानी ख़त्म हो चुका था, लुप्त सी हो गई थी, उसको दोबारा से रिवाइव किया है। तो ये रिवर का नाम है कुट्टम पेरूर, कुट्टम पेरूर। ये रिवर कहाँ पे? इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये जो रिवर है, ये रिवर है केरल में, अलापुजा जो डिस्ट्रिक्ट है, अलापुजा वहाँ पे है ये केरल में। तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यही कुछ टॉपिक थे। और देखो कुछ टॉपिक बचे हैं बस इकोनॉमी के, तो इकोनॉमी भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम हिस्ट्री और पॉलिटी के जो टॉपिक हैं उनको देखेंगे, या फिर जो और कौन सा बचा है हमारा, क्योंकि इन्वायरमेंट हो गया हमारा पिछले 1.5 साल का, और इन्वायरमेंट के बाद ज्योग्राफी भी हो गई है, साइंस एंड टेक हो गया है, और अब इकोनॉमी भी कंप्लीट समझ ही लो। अब कौन कौन से बचे हैं? पॉलिटी और हिस्ट्री बचा है। पॉलिटी हिस्ट्री में देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट रहे हैं। वैसे तो सारे देखो जो इम्पोर्टेंट हैं वो ऑलरेडी पॉलिटी और इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल ही जाएंगे, और जो भी न्यूज़ में रहें वो हम डिस्कस करेंगे।